नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हम भारत में रहने वाले नागरिकों के मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, समता या समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में इसका वर्णन किया गया है। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22 के बीच में इसका उल्लेख किया हुआ है। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में इसका वर्णन किया गया है। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28 अनुच्छेद के बीच में इसका वर्णन किया गया है। 29 से 30, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। और आखिरी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो अधिकार है वो क्या है? समता या समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के बीच में है। इसमें कहा गया है, भारत के संविधान में समानता के अधिकारों का स्थान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में इस अधिकार का वर्णन किया गया है। विधि के समक्ष समता के अधिकार का यह भी अर्थ है कि जन्म या विचार या संप्रदाय के आधार पर किसी भी व्यक्ति को कोई विशेष अधिकार नहीं होगा तथा देश का सामान्य कानून सभी वर्ग के लोगों पर समान रूप से लगाया जाएगा। इसके मतलब यही हो गया कि कोई भी किसी भी विशेष घर में पैदा हुआ हो, चाहे जैसे कि राजा के घर में पैदा हुआ हो, चाहे नेता के घर में पैदा हुआ हो, चाहे गरीब के घर में पैदा गया हो, उसके ऊपर कोई विशेष कानून नहीं लागू होगा। सबके ऊपर एक समान कानून ही लागू होगा। सबको एक नज़रिए से ही देखा जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा पहला, समता या समानता का अधिकार। 14 से 18 तक इसका वर्णन है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक इसका वर्णन है। इसमें देखते हैं क्या है। किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, मूल, वंश, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार, इस अधिकार के तहत देश के हर नागरिक को भाषण देने, लिखने तथा अपने विचारों को प्रकट करने की आज़ादी की स्वतंत्रता दी गई है। हर नागरिक को देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता है। इसमें यही कहा गया है कि कोई भी धर्म, जाति, लिंग, मूल, वंश, जन्म स्थान के हिसाब से आप कोई भी कहीं भी आ जा सकते हो। आपको कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, लड़की हैं, लड़का हैं, कुछ भी आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपको कहीं भी देश में कहीं भी आए जाएं, कहीं पे भी आप भाषण दें, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, जब तक आप कानून के अंतर्गत आप ये सब काम करेंगे तब तक आपको हर चीज़ की स्वतंत्रता दी गई है। आपके साथ उसके हिसाब से कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, तो इसके अंदर ये हो गया। अगला देख लेते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। इसके अंदर देख लेते हैं क्या क्या है। अनुच्छेद 23, मनुष्यों के क्रय विक्रय, बेगार तथा इस प्रकार के अन्य बलात्श्रम को प्रतिषिद्ध करता है तथा इसके उल्लंघन को दंडनीय अपराध घोषित करता है। अनुच्छेद 23 न केवल राज्यों के विरुद्ध वरन प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध भी संरक्षण प्रदान करता है। इसका मतलब यही है कि जैसे कि जो बालक श्रम होता है, बच्चों से काम कराया जाता है, वो नहीं होना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए। अगर बच्चे और करवा भी रहे हैं, अगर बच्चा अपने मन से कर रहा है वो काम, तो वो खतरनाक नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा सरकारी विभाग हो या प्राइवेट हो, अगर उसमें आपका शोषण होता है तो आप उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर जितने भी आपके अधिकार आते हैं कि आपको वो काम में आपको कोई परेशान किया जा रहा है तो आप उसमें कानून की सहायता ले सकते हैं। तो इसमें कहाँ से कहाँ तक है? 23 से 24 तक में ये वर्णन है। ठीक है, आगे चलते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार,
अनुच्छेद 25 से 28 तक है। इसके अंदर देख लेते हैं क्या लिखा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता को एक मौलिक अधिकार के रूप में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता एवं धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। इसका मतलब यही है कि 25 से 28 के बीच में आप कोई भी धर्म अपने लिए लागू कर सकते हैं, आप कोई भी धर्म को चुन सकते हैं, उसके धर्म का आप खूब प्रचार कर सकते हैं, आप उस धर्म के लिए कुछ भी अपने धर्म में कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो ये सब जितना भी आपको छूट है वो आपको अनुच्छेद 25 से 28 के मौलिक अधिकार यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 यानी कि संस्कृति यानी कल्चरल और शिक्षा यानी एजुकेशनल राइट्स के लिए मूल संविधान में दो अनुच्छेद 29 व 30 को रखा गया है, जिसके अनुसार सभी को अपनी संस्कृति का पालन करने तथा प्रचार प्रसार करने तथा अनिवार्य बुनियादी शिक्षा पाने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। आप अपने धार्मिक कल्चर के बारे में आप कोई भी आप पढ़ना लिखना चाहते हैं, आप पढ़ लिख सकते हैं। और इसके अलावा भी आप कोई भी शिक्षा भारत में रह के ग्रहण कर सकते हैं। आपके साथ ये धर्म के हिसाब से नहीं बंटवारा होगा कि आप हिंदू हैं तो आप यही एजुकेशन ले सकते हैं, मुस्लिम हैं तो आप ये एजुकेशन नहीं ले सकते। तो ये इसके सबको समान एजुकेशन मिलने का यानी सबको समान शिक्षा अधिकार का इसमें वर्णन है। तो कौन से हैं वो? अनुच्छेद 29 से 30। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। लास्ट है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। इसमें देखते हैं क्या है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार स्वयं में कोई अधिकार न होकर अन्य मौलिक अधिकारों का रक्षोपाय है, यानी कि इससे पहले जितने 5 मौलिक अधिकार पढ़े हैं हमने वो उसकी रक्षा करता है। 6वां मौलिक अधिकार, इसके अंतर्गत व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की अवस्था में न्यायालय की शरण ले सकता है। मतलब यही हो गया कि आपके साथ अगर आपके मौलिक अधिकारों के साथ कोई छेड़छाड़ हो रही है तो आप न्यायालय में जाकर के मदद मांग सकते हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया। एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थहीन है। यह संविधान की आत्मा और हृदय है। यानी कि अगर मान लीजिए अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल कोई रईस आदमी या कोई पॉलिटिशियन आपको ज़बरदस्ती गिरफ्तार करवा देता है तो आप उसके खिलाफ कानून में जा कर के न्यायालय में जा कर के उसके खिलाफ आप शरण में जा सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं और उसके अगेंस्ट आप एक्शन ले सकते हैं। यह इसके बारे में आपको अनुच्छेद 32 में बताया गया है कि आपके संविधान में मौलिक अधिकारों की रक्षा किस तरीके से होनी है। ठीक है ना, आगे चलते हैं, कुछ देख लेते हैं। कुछ शिक्षा का अधिकार किस उम्र के बच्चों के लिए बनाया गया है? इसका आंसर है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार अनिवार्य है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? पहले 7 थे, जिसमें से संपत्ति वाले को हटा दिया गया है, संपत्ति को हटा दिया गया है और अब संपत्ति सरकार के आधिकारिक क्षेत्र में आ चुका है। तो अब बचे कितने? अब 6 है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। क्या? ऑप्शन नंबर ए, 6 मौलिक अधिकार हैं आपके। आज हम नेपच्यून प्लेनेट के कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। पूरे सौर मंडल में बृहस्पति के बाद सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसमें है? आपके वरुण ग्रह में। इसको वरुण ग्रह भी कहते हैं। वरुण सूर्य की परिक्रमा करने के लिए कितने वर्ष लगाता है? 165 वर्ष।
इसे हरा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, ग्रीन प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। जैसे धरती का चंद्रमा एक उपग्रह है, वैसे ही नेपच्यून के 13 उपग्रह हैं। ट्राइटन तथा एन इसके 2 बड़े उपग्रह हैं। ट्राइटन और एन इसके 2 बड़े उपग्रह हैं। तो इसी के साथ आज हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपकी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर कीजिए, बेल आइकन पर दबाइए। धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।